टॉप पोस्ट कैसे मिल सकती है। आप जब भी तैयारी करें अपने सामने एक टारगेट सेट रखकर तैयारी करें। 130 प्लस मार्क्स इसमें किए जा सकते हैं। क्या टारगेट रखकर चलना है और क्या पोस्ट आपको टॉप पोस्ट कैसे मिल सकती है। अभी मैं आपको सारी मार्कशीट बताता हूँ। आपको मेंस का टारगेट क्या रखना है। मेंस के टारगेट में देखो यहाँ पर हर पेपर 200 नंबर का होता है। ठीक है, हर पेपर 200 नंबर का हो रहा है। आप जब भी तैयारी करें अपने सामने एक टारगेट सेट रखकर तैयारी करें। ठीक है, कि ये टारगेट मेरा होना चाहिए और वो टारगेट को आपको अचीव कैसे करना है। आप यहाँ पर हर पेपर जो 200 नंबर का पेपर हो रहा है 100 से लेकर 110 नंबर का टारगेट रख कर चले। टारगेट टारगेट हाई रखेंगे, हो सकता है उसे 5 नंबर 10 नंबर या 15-20 नंबर भी कम आएंगे तो भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। 90 नंबर लाकर भी आप सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप थोड़ा ऊपर नीचे अपने सब्जेक्ट को देखते हुए मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि अगर आप मेंस की तैयारी इस बार आप करने वाले हैं तो हर सब्जेक्ट पे आपको टारगेट रखना है कि मुझे हर सब्जेक्ट पे एवरेज 110। तो आप देख सकते हैं किसी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री कमजोर है, आप 110 का सोच नहीं पा रहे कि 110 यहाँ पर आ सकते हैं। आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5 से 10 नंबर का वेरिएशन रख सकते हैं। लेकिन जो 100 प्लस यहाँ पर इस तरह का और फोर्थ पेपर है उसको उसको अभी से टारगेट रख लेना कि मुझे इसमें नंबर कितने लाने हैं। 130 प्लस मार्क्स इसमें किए जा सकते हैं। बाकी में अगर आप 100 प्लस का टारगेट मान लो, आपने 110 प्लस का टारगेट रखा, 90 नंबर भी आए 100 नंबर भी आए तो भी आप बाजी मार लेंगे। अगर इस पेपर में वास्तव में आप इतना नंबर लेकर आगे, इस पेपर में नंबर लाए जा सकते हैं, जो पेपर 4 है ये नंबर लाए जा सकते हैं। तो आपको टारगेट क्या रखकर चलना है कि आप ये अगर आप हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में 130 भी लाते हैं और बाकी पेपर में आपके एवरेज नंबर भी आगे 80-90 80-90, इसका मतलब आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इंटरव्यू ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। इंटरव्यू सिर्फ 1 महीने की तैयारी काफी होती है। अगर आप हर पेपर में 100 के आसपास 80-90 नंबर ला रहे हैं इसका मतलब आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है ना। इंटरव्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरव्यू बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आप 5 इंटरव्यू में जरूरत होती है नॉलेज की नहीं, वहाँ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। हम कई बार कॉन्फिडेंस नहीं सीख पाते इसलिए नंबर कम आता है। अगर कॉन्फिडेंस आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं आप मान के चलिए कि आपके अच्छे नंबर मिलेंगे वहां पर। नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है। नॉलेज ज्यादा चेक नहीं करते हैं, वो एक ये चेक करते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है ना। OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। OLQ उसमें है या नहीं है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस का। इंटरव्यू ज्यादा मैटर ही करता है। इंटरव्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मेंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ गए तो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि आपको जैसे आप 100-110 100 से लेकर 110, अब आप अपने हिसाब से डिपेंड कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आपके लिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मजबूत है। अगर आप ये टारगेट लगकर चले और पेपर थर्ड में आप 130 प्लस का टारगेट लेकर चले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप जो टॉप पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। एक जानकारी और दे देता हूं कि कौन सी पोस्ट कितनी रैंक तक मिल जाती है। जो सबसे अच्छी, जो सबसे बड़ी पोस्ट जो सबसे मानते हैं वो RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसमें आप SDM बनते हैं। SDM की पोस्ट आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर लोग चूज करते हैं कि RPS बनना चाहते हैं तो RPS की वो चूज करते हैं कि RPS हो जाता है। उसके बाद ज्यादातर लोग RTS चूज करते हैं क्योंकि वो तहसीलदार जो होता है, तहसीलदार को मजिस्ट्रियल पावर मिलती है तो वो अलाइड में होते हुए, तहसीलदार जो अलाइड में आता है सबऑर्डिनेट में आता है, फिर भी उसकी पावर ज्यादा होती है। उसकी ग्रेड पे कम है लेकिन पावर ज्यादा होती है, इसलिए लोग तहसीलदार को चुनते हैं। कई लोग RS RPS RTS। आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो बस इतनी चीजें सीखनी है, 2 चीजें सीखनी है, कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज है कि प्रेफरेंस कैसे भरना। प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में जाने से पहले। कौन सी पोस्ट को क्या प्रेफरेंस रखें। मुझे 2013 में जब इंटरव्यू देने का कुछ भी पता नहीं था, मैं तो ग्रेड पे के हिसाब से भरकर चला गया। अब इसकी ग्रेड पे ज्यादा तनख्वाह ज्यादा मिलती है, भर दो ऊपर। तनख्वाह नौकरी में जाने के बाद तनख्वाह ज्यादा मायने रखती नहीं है, इसलिए नहीं कि ऊपर की कमी आएगी। पोस्ट की पावर जो होती है उसकी वैल्यू है। कई पोस्ट ऐसी है जिसकी ग्रेड पे ज्यादा पर पावर नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, ऑफिस में एक साथ अलग से पड़े रहोगे, लेकिन तहसीलदार की वैल्यू होती है। इसलिए ज्यादातर लोग सबऑर्डिनेट होते हुए भी तहसीलदार को 30 नंबर पे भरते हैं, है ना। इसी तरह की जैसे अकाउंट सर्विस होती है, अकाउंट सर्विस अच्छी पोस्ट है। और इसके अलावा जो RRDS होते हैं यानी कि BDO जो होते हैं वो सारे 5400 ग्रेड पे की पोस्ट हैं और बड़ी पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए कि आप 400 प्लस नंबर ला रहे हैं, यानी कि मैंने एवरेज आपको दिया है यहाँ पर 100 का एवरेज और यहाँ 130, तो 430 बन जाते हैं। 20-30 नंबर और कभी प्लस माइनस हो गए तो भी 400 नंबर लाए जा सकते हैं। लोग लाते हैं जो टॉप पोस्ट करने वाले हैं, वो तो 400 प्लस जो भी कर रहे हैं उन सब की यहाँ पर बन जाता है। अब मैं आपको रैंक, थोड़ा सा रैंक के बारे में बताता हूँ। रैंक डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे आपको टॉप पोस्ट चाहिए, RAS की पोस्ट चाहिए, SDM की पोस्ट की मैं बात करता हूँ,
अगर आपको आरएस की पोस्ट यहाँ पर चाहिए तो आरएस की पोस्ट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट है, तो आपको रैंक लानी पड़ेगी 25 से 30 के अंदर। हालांकि कुछ डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है, पर एवरेज आपको 25 से 30 के अंदर रैंक आती है तो आपको आरएस की पोस्ट मिल जाती है। जनरल कैटेगरी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अगर बहुत वेरिएशन आ जाता है इसमें, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी 50 से 60 रैंक के अंदर भी आ जाती है तो भी आपको टॉप पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और एससी और एसटी से हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी वेरिएशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में लगभग में 2021 इस वाला तो भी होने वाला है, 2018 2016 में लगभग आप मान के चलो कि 700 रैंक तक भी यहाँ पर मिल जाता है, 700 से लेकर 750। अगर 700 से 750 रैंक के अंदर भी आ रहे हैं तो भी आपको टॉप पोस्ट मिल सकती है, एसडीएम की पोस्ट। इतना वेरिएशन रहता है। और यहाँ पर लगभग 500 से 550, 500 से 550 रैंक के ऊपर भी आपको एसडीएम की पोस्ट मिल जाएगी। मतलब पीछे रैंक पे तो बाकी पोस्ट पे तो संभावना है ही है। मैं आपको टॉप पोस्ट का बता रहा हूँ। तहसीलदार में तो जैसे इस बार लगभग एससी कैटेगरी से तहसीलदार 1000 रैंक तक, 1100 रैंक तक भी तहसीलदार की पोस्ट मिल गई। जनरल कैटेगरी में बहुत थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। जनरल कैटेगरी में लास्ट पोस्ट लगभग 650 के आसपास लास्ट पोस्ट मिली थी, उसके बाद पोस्ट ही नहीं मिली। टॉप पोस्ट छोड़िए, सबऑर्डिनेट पोस्ट भी नहीं मिलती। 650 पोस्ट थी, हजार पोस्ट थी, लेकिन 650 के बाद नहीं मिलती। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा एक कैटेगरी और है, जैसे एक कैटेगरी आ गई एनजी कैटेगरी। के बारे में सुना है क्या? आप में से शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं। एनजी कैटेगरी से कोई है क्या यहाँ पे? पहले तो पता नहीं चल रहा कौन सी, कोई है ही नहीं इसलिए पता ही नहीं है। आप में से शायद कोई नहीं होंगे। ये एक और रिजर्वेशन मिलता है जिसमें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी है तो उसको इस रैंक तक फायदा मिल जाता है, इस रैंक तो नहीं तो ओबीसी के आसपास का फायदा मिल जाता है, ठीक है। एनजी कैटेगरी होती है नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय, यानी ऑलरेडी जो राजस्थान गवर्नमेंट में काम कर रहा है, 5 साल हो गए उनको, और वो छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो राजस्थान सरकार नौकरी में लगे हुए को भी रिजर्वेशन देती है। पहले से नौकरी में लगा हुआ है लेकिन फिर भी रिजर्वेशन मिलता है किसने, अगर 5 साल के लिए सर्विस कर। सरकार का मानना है कि 5 साल मेरे यहाँ पर काम कर रहा था तो बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो इसको रिजर्वेशन दो, इसको जल्दी लो, पहले से एक्सपीरियंस बंदा मिलेगा हमें, है ना। तो उनको भी मिलता है। अगर कोई एनजी कैटेगरी से होता है, मतलब अगर आप पहले कोई नौकरी भी लग जाते हैं तो आपको बाद में फायदा मिलेगा उसका। कोई दूसरी नौकरी भी लगे, आरएस नहीं बन पाए, गेजेटेड नहीं है। गेजेटेड का मतलब है कि आप L12 से नीचे हैं, फर्स्ट ग्रेड जैसे टीचर होता है उससे नीचे की पोस्ट है आपके, तो आप गेजेटेड में नहीं आते, ठीक है। तो आप गेजेटेड नहीं है और आपको 5 साल हो गए तो भी आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। जैसे मैंने कहा जनरल कैटेगरी का जो 25 से 30 रैंक पे होता है, फिर वो 70 से 80 रैंक पे भी सेलेक्ट हो सकता है। इतना फर्क यहाँ पर आ जाता है। ये आपको समझ में आ गई कि रैंक सारी समझ में आ गई कि आपको अगर सेलेक्ट होना है तो किस रेंज में आना है, टॉप पोस्ट, है ना। अब जैसे मेरी रैंक बहुत पीछे चली गई, मैं आपको सारी मार्कशीट, मेरी 435 है, तो 435 में फिर सब ऑर्डिनेट 250 रैंक के बाद 250 रैंक से पीछे आ रहे हैं, 250 या 300 मान लीजिए, 300 रैंक तक अगर आप ओबीसी में है, जनरल में है, 250 रैंक तक, तो आपको तहसीलदार जैसी पोस्ट भी मिल जाती है। डिपेंड करता है पोस्ट कितनी। तहसीलदार भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। बाकी मैंने एसडीएम की पोस्ट का आपको सारे यहाँ पर एनालिसिस बताया। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब मैं लास्ट में कुछ चीजें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारे और मैंने जो इस बार टॉप 10 ये जो 2000 पिछली जो वैकेंसी थी 2018 की, उसमें टॉप 10 कैंडिडेट थे, उनके मार्क्स आपके सामने रखे। फर्स्ट रैंक पे कौन? करा मैडम थी फर्स्ट रैंक पे। उनके मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 449, 449 इनके नंबर थे और वो फर्स्ट रैंक पर। मेंस में नंबर बता रहा हूँ, तो आपको टारगेट रख कर चलना पड़ेगा। मैं इनकी मार्कशीट भी बताने वाला हूँ भी, ठीक है। 449 नंबर इनके मेंस में थे और इंटरव्यू में 77 नंबर यहाँ पर आए थे। 449, 77 और ओवरऑल नंबर कितने हैं? 526 और फर्स्ट रैंक। इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर थे, मेंस में सबसे ज्यादा नंबर ही नहीं के ज्यादा किसी के दिख रहे हैं आपको? कई बार होता है कि मेंस में नंबर ज्यादा है लेकिन इंटरव्यू में कमाने की वजह से भी रह सकते हैं, है ना। जैसे इसके पिछली 2016 वाली भर्ती में ऐसा हो गया था कि जो मेंस में सबसे ज्यादा जिनके नंबर थे 425, इंटरव्यू में नंबर कम थे, इस वजह से उनकी रैंक आई लास्ट में फाइनली 78वीं। कौन सी नंबर चली गई कि इंटरव्यू में सिर्फ 25 नंबर दिए, तभी होता है, 25 नंबर भी दिए जा सकते हैं। वो मेंस की टॉपर थी, आरपीएससी की पोल खुल गई थोड़ी सी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं, अब क्या पता क्या उनका रहा होगा कि
यहाँ पर मेंस की टॉपर थी लेकिन इंटरव्यू, तो ऐसा हो सकता है इंटरव्यू में आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। बाकी क्या रीजन रहा मुझे नहीं पता कि इतने नंबर कम कैसा है, पास थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड रैंक पर थे मनमोहन शर्मा, उनके नंबर थे 442.25। आरपीएससी ने पहली बार 0.25 पे भी नंबर दिए हैं, इसके पहले कभी 0.25 पे नहीं मिलते, 0.50 पे ही मिलते थे, 0.50 से नहीं। 450.5 आ गया तो 450.5 पे गिनते थे, और उसके पहले वाले पे 450.5 आ गया तो उसको 451 मान लिया जाता था। इस बार 0.25 पे भी मेरिट निकाली थी, 0.25 पे भी लोग मेरिट एक नंबर आधे नंबर से पीछे रह रहे थे ऐसे। तो इनके 442 इंटरव्यू में आप देखोगे तो इंटरव्यू में 2 लोगों को ऐसे थे जिनको 80 नंबर मिले, ये हाईएस्ट नंबर है एक तरह से। ऐसा नहीं है कि बाद वाली रैंक को इनसे ज्यादा नहीं मिले, हो सकते हैं मिले होंगे, पर ये लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर क्या रहते हैं, 100 में से कितने मिलते हैं, 80 नंबर तक मिलते हैं। 80 नंबर से ज्यादा लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 80 नंबर का आप टारगेट में आप कितने नंबर तक ला सकते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में 80 नंबर तक का टारगेट, ये नहीं कह सकते मैं तो 100 में से 100 लगाऊंगा। मेहनत किस में करनी पड़ेगी, मेंस में करनी पड़ेगी। 100 में से 100 इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है, इंटरव्यू में 80 तक आप मान सकते हैं। उसके बाद तीसरी रैंक पे शिवाक्षी खंडल, और ये सारी रैंक इनके आ रही है। तो आप एवरेज आपके देखो यहाँ पर जब 10वीं रैंक पर आ गए तो 450 से 426 पे लगभग हमारा 25 नंबर का डिफरेंस। पहले से 50 रैंक आते हैं उन पर डिफरेंस काफी रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको यानी आप नंबर देख लेना, यहाँ मेंस में कितने नंबर आ रहे हैं, 449 फर्स्ट रैंक के। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी मार्कशीट बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि एसडीएम पाने के लिए सबको 449 रैंक, 400 नंबर पे भी एसडीएम की पोस्ट मिल रही है मेंस में। मैंने यहाँ पर मेंस में नंबर लिखे हैं, सबको 450, 450 कई बार ज्यादा लग सकता है। आपने मैंने जो बताया कि 100 और 130, तो 430 ही बन रहे हैं, यानी उनके नंबर इनसे भी ज्यादा। अब देखो इनके नंबर देखना, आप फर्स्ट रैंक पे आप नंबर देखना, फर्स्ट रैंक की मार्कशीट आपके सामने, पेपर फर्स्ट में नंबर कितना आ रहा है दिख रहा है यहाँ तक, 101 नंबर है। कितने नंबर है, थोड़ा सा आपके लिए बोर्ड है अपने पास तो इसको यूज कर लेते हैं। अब दिख रहे होंगे, फर्स्ट पेपर में नंबर कितना आ रहे हैं, 101 नंबर। सेकंड पेपर में, तीसरे पेपर में और फोर्थ पेपर में। आप एवरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में क्या चल रहा है, 100 का एवरेज चल रहा है, 100 एक में 110 नंबर के पास 107 नंबर पहुंच गए, और सीधे फोर्थ पेपर में बाजी मारी। अगर फोर्थ पेपर में भी 100 होते हैं तो शायद फर्स्ट रैंक तो आती नहीं, बहुत पीछे रैंक होती। फोर्थ पेपर में इधर बाजी मारी और नंबर कितने आ गए, 138 नंबर, और सीधे नंबर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाने में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इंटरव्यू में नंबर कितना आ रहे हैं, 77। ओवरऑल टोटल नंबर कितना है, 526। समझ में आ रहा है आपको, टॉप रैंक लाने के लिए क्या करना है। फोर्थ पेपर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी 3 पेपर में 100 नंबर लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी 3 पेपर में 100 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, 100 नंबर लाए जा सकते हैं। टॉप रैंक भी संभव है, टॉप पोस्ट भी संभव है, टॉप रैंक भी संभव है। फर्क कहाँ पड़ता है, बस थोड़ा सा फर्क, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं आगे, यहाँ तो दिख रहे होंगे, ये हमारे एक मित्र है हनुमाना राम जी, हम साथ में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनकी मार्कशीट लगाई, उनकी रैंक कितनी थी, 22वीं रैंक थी। ठीक है, अब देखो इनके नंबर देखना, इनके नंबर यहाँ पर देखना इन्होंने कैसे किए, 103, 104, 105, 104। चारों पेपर में लगभग सब में बराबर नंबर आ रहे हैं। इनके फोर्थ पेपर में ज्यादा नंबर नहीं आया, लेकिन सब में 100 का मेंटेन रखा। टोटल नंबर कितने है उन्हें, 418। 418 नंबर मेंस में। इंटरव्यू में कितने नंबर आए दिख रहे हैं, 72 नंबर आए इंटरव्यू में, 72 नंबर। 70 नंबर अच्छे नंबर माने जाते हैं, 70 नंबर एक अच्छे नंबर है। ठीक है, तो 418 एवरेज, इसका मतलब अगर आप, हो सकता है आपकी एवरेज, तो अगर आप 100 का टारगेट भी रख के चले कि 100, 105, 100, 105, 100, 105, तो भी आप टॉप रैंक में आएंगे। ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी में 50-60 रैंक तक आराम से एसडीएम पोस्ट मिल रही थी। अभी एसडीएम लगे हुए हैं सांचौर में, सांचौर यहाँ वहीं आसपास जालोर में लगे हुए हैं। रैंक 24, ये जो मैंने नाम लिया था पद्मा जी, उनके पेपर 4 की वजह से। अब इनके यहाँ पर मार्क्स दिख रहे हैं आपको, पेपर फर्स्ट में नंबर कितने हैं, 84 नंबर, बहुत कम है, ये ज्यादा अच्छे नंबर, ये अच्छे नंबर है। 98 नंबर जो है 100 लगभग पहुंच गए हैं, 98.50। यहाँ पर भी नंबर कम है, 87 मार्क्स ही है, लेकिन तो एक पेपर में बाजी मार ली। कहाँ पे, पेपर 4 में कितने नंबर आ रहे हैं, 148। कितने नंबर है,
तो बाकी पे 80 नंबर एवरेज नंबर होते हैं। 80 नंबर आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे करके 80 नंबर लाए लाए जा सकते हैं, 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं, है ना। जैसे इनके 84 87 मार्क्स लाए जा सकते हैं। और उन्होंने हिंदी पर बहुत जबरदस्त फोकस किया, इनको पता था कि मेरिट कहाँ से बनने वाली है, इसी पेपर से बनने वाली है। व्याकरण में अगर एक भी सवाल गलत नहीं है, टीचर मजबूर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे नंबर देने पे। हाँ, हिंदी बहुत अच्छी थी, हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए। टोटल नंबर कितने आ गए? 148। इंटरव्यू में भी ठीक, इंटरव्यू में जो इतनी नॉलेज है तो 70 नंबर एक एवरेज अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो ये किया जा सकता है, ठीक है। ये रैंक 24। अब मेरी भी बता देता हूँ, मेरी बहुत पीछे रैंक आई थी, उसका रीजन यहाँ आपके सामने मिल जाएगा। दो इसलिए लगा कि 2 बार मार्कशीट आई है, पहली बार अलग दूसरी बार अलग। पहली बार में 584 रैंक थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हुई, 88 ठीक नंबर है, पिछली वाली मार्कशीट के बराबर ही नंबर है। सेकंड में 94, इसमें नंबर इसमें बस इसी में चेंज हुआ, इधर 94 से फिर कितना हो गया। चलो इस पर बात कर लेते हैं। ये एक अच्छा है, 100 नंबर यहाँ पर ठीक है, 115 नंबर यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट पेपर क्योंकि थोड़ा सा कठिन था, जैसे 87 88 यही आ रहा है, 90 नंबर तक ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है, पेपर थर्ड में, एक ही पेपर में नीचे आ गए। ज्यादातर लोगों को यही, जो पीछे रैंक गई ज्यादातर लोगों को यही रहा, एक पेपर में बहुत कम नंबर आ गए। हालांकि ये सब्जेक्ट वही था जो मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी वाले पेपर में नंबर कम आए। हालांकि मैं मुझे आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, मेरा पेपर तो ऐसा लगा कि 100+ वाला। पर मैंने आपको कहा कि डिपेंड किस पर करता है, ये चेक करने वाले पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया, मतलब मेरे हिसाब से पेपर सही था, लेकिन इसमें नंबर कम आने, तो एक पेपर में नंबर कम आने की वजह से भी एकदम से डाउन हो सकता है। मेरा इसका उल्टा था, मैं 69 को मैं 96 सोच रहा। मुझे ये डाउट भी था कि मेरी कॉपी सही चेक हुई या नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने कॉपी मंगाई, तो डाउट सही भी निकला, कॉपी सही चेक नहीं हुई थी। लेकिन वो प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, वो प्रॉब्लम किस में आई थी, इस वाले पेपर में आ गई थी। 94, इसमें 30 नंबर के सवाल चेक नहीं हुए थे, है ना। फिर मैंने वापस, बहुत लंबा प्रोसेस चल गया, एक डेढ़ साल का, कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट के बाद जाने के बाद आरपीएससी ने चेक करी, 30 नंबर के सवाल चेक नहीं थे, उन्होंने चेक किए, फिर 7.25 नंबर दिए। आरपीएससी में मतलब कॉपी चेक हुई है, कॉपी मिलती है आपको, एक बार चेक कर लिया, अगर 10 में से 1 नंबर भी दे दिया, आधा नंबर भी दे दिया, तो वो दे दिया, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन खाली छोड़ दिया, कोई नंबर चेक ही नहीं हुआ, वहां पर चैलेंज किया जा सकता है। तो मेरे 3 सवाल ऐसे थे जिस पर चैलेंज किया जा सकता था, बाकी जिसमें नंबर दे दिए वो नंबर फाइनल रहे। इंटरव्यू में भी ठीक नंबर, मतलब इंटरव्यू में 70 नंबर ठीक माने जाते हैं, 65 एवरेज है। अगर 60 से कम आ रहे हैं या 50 के आसपास आ रहे हैं तो वो थोड़े नंबर कम है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 65 मेरे हिसाब से मुझे लगा, जैसा इंटरव्यू हुआ कुछ जगह चूक हुई, इसमें 65 नंबर ठीक था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे नंबर कम दिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मुझे नंबर कम दिए, मेरा जैसा इंटरव्यू था उस हिसाब से 65 नंबर ठीक थे। थोड़ा और बेटर कर सकता था, 70 नंबर ला सकते थे, 5 नंबर बढ़ सकते थे अगर 1-2 सवालों को और ज्यादा बेटर जवाब मिलता तो, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक सीधे यहाँ पर कितनी चली गई, तो एक सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा किस में आ सकते थे, इसमें 15 नंबर अगर और लाया जा सकता था। अगर मैं सिर्फ इसमें भी 15 नंबर लाता, है ना, तो रैंक सीधे 250 के अंदर या 200 के अंदर रैंक आ जाती थी। 200 रैंक के अंदर आने का मतलब एक तहसीलदार जैसी पोस्ट आराम से मिल सकती। यानी कि आपको हर पेपर में, अगर आपने 2 पेपर में अच्छे लिया है, 3 पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ हो गई, आपको हर पेपर को बराबर वेटेज लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आरएस आपको पोस्ट मिल जाती है। अगर आपको यहाँ जो गलती रही है, आपको करना क्या है, जब भी तैयारी करें चारों पेपर को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, पेपर 4 पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बराबर फोकस करना। अगर आप बराबर भी तैयारी कर लेंगे, हम करते क्या, हम हिंदी इंग्लिश को इजी मानकर उसको इग्नोर करते हैं, टाइम कम देते हैं। अगर आप इसको बराबर टाइम देते हैं, उतना जितना बाकी पेपर को दे रहे हैं, तो आप फिर बराबर टाइम भी देकर उसमें 130 140 नंबर ला सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको आरएस के बारे में तो सारी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। एसआई का मैंने इस तरह की पूरा एनालिसिस करके फाइल नहीं लेकर आए, पर मैं एसआई के बारे में वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एसआई का पेपर जो होता है, जो जीके का पेपर और आरएस प्री का पेपर सेम होता है, और हिंदी में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। मैं अगर सिर्फ थोड़ा सा एसआई के बारे में बात करूँ, आपको एसआई के बारे में कभी और मैं क्लास, बाकी यूट्यूब पर विजेंद्र सर ने बहुत अच्छे से बता रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद इंटरव्यू दिए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको एसआई के बताता हूँ। अगर जो एसआई में जनरल मेल कैटेगरी का है और 310+ भी नंबर इस बार जिनके आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन का पूरा चांस है। 400 में से कितने, 400 में से 310+ भी जिनके नंबर आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांस है, अच्छे चांस है। वो कैसे लाने हैं आपको, पूरा पूरा, क्योंकि फिजिकल पास करना पड़ेगा। फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते, अल्टीमेटली नंबर किसके जुड़ रहे हैं, एग्जाम के नंबर ही जुड़ रहे हैं, पर फिजिकल पास करना जरूरी है। उसमें एक फिजिकल का होता है, इसलिए कई लोग ऐसा ही नहीं देते हैं।
मैं तैयारी कर रहा था, बीच में ऐसा कि फॉर्म आया, मुझे एक तो पुलिस में इंटरेस्ट नहीं था, है ना, और मेन रीजन तो ये था, ऐसा नहीं कि फिजिकल कर नहीं सकते थे, पुलिस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कभी एसआई पर ध्यान ही नहीं दिया, फॉर्म ही नहीं भरा, कभी गया नहीं उसमें। बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर जिसकी हिंदी अच्छी है वो एसआई में सेलेक्ट हो सकता है ना। इसमें ज़्यादातर लोग जो लाते हैं, मैं बताता हूँ, हिंदी और जीके वाला पेपर। हिंदी में जो 180 लोगों के 194 नंबर, जो टॉपर देखे थे मैंने, उनके 194 नंबर भी हिंदी में लेकर आए थे, कितने में से, 200 में से 194 मार्क्स तो पाना ही है, हिंदी में लाए जा सकते हैं। हिंदी की जो मेरी तैयारी थी, जो मैंने बताया कि बहुत, जैसे मैंने राघव प्रकाश वाली बुक आती है हिंदी की, वो पढ़ी थी, इस बार थोड़े से नंबर उस सवाल कम आए थे, सारे सवाल उसमें से नहीं आए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ा। लेकिन आप मानकर चलिए कि अगर उसको भी अच्छे से पढ़ लेते तो 80-90% प्रश्न उसमें, मैंने उसके एक एक शब्द को अच्छे से रट लिया, मतलब कहीं से भी कुछ शब्द पूछो सारे आते हैं। जब इस लेवल पर अगर, क्योंकि हमारे यहाँ रटना जरूरी है, हिंदी वाले सारे शब्द रटने वाले, संधि नियम से नहीं हो सकता है, शब्द ऐसे आएंगे जहाँ आपको रटना पड़ेगा, है ना। हमें लगता भी संधि तो नियम पढ़ लो, नियम पढ़ने से संधि नहीं होगा, उसको एक एक शब्द को रटना पड़ेगा, मैंने सारे रट लिए थे, है ना, तो इसलिए जो 50 में से 45 नंबर आ गए थे। तो हिंदी में बहुत अच्छे किए जा सकते हैं, 180 प्लस का टारगेट आप यहाँ पर रख कर चल सकते हैं, और यहाँ पर आपको टारगेट, आपको यहाँ पर लाने नंबर नंबर लाने पड़ेंगे 130 से 40, है ना। बाकी थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी पर डिपेंड करता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल मेल कैटेगरी से तो कम ही आएंगे, है ना। अगर आप ये टारगेट अगर आप अचीव करके चल रहे, 130 से 140 का आपके सामने टारगेट रखें, में भी आप सब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस, जीके वाले पे और इसमें हिंदी वाले पे भी। तो आप अगर ये टारगेट लेकर चलें तो आप मान के चलिए कि आप श्योर सिलेक्शन ले। में एक बाधा जो आती है कि फिजिकल वाली, वो मेन से तो आसानी होगी। अगर मैं बताऊं एसआई के बारे में, मैं बता रहा हूँ, एसआई की जो पोस्ट होती है वो भी लेवल 11 की पोस्ट होती है, तहसीलदार की जो पोस्ट होती है वो भी लेवल 11 की, यानी कि ये जो पोस्ट है एसआई की, वो तहसीलदार के बराबर की है। आरएएस की परीक्षा से तहसीलदार हासिल करना, पहले प्री एग्जाम पास करना, फिर मेंस एग्जाम पास करना, फिर इंटरव्यू पास करना, फिर आपको वो पोस्ट मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एग्जाम से और एक फिजिकल से ये मिल रहा है, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है इसमें। मेन तो डिपेंड सारा किस पे करता है, इस एग्जाम पर डिपेंड करता है। मेंस जैसा एग्जाम नहीं है, वहाँ पर मेंस जैसा एग्जाम है, यहाँ पर टीचर चेक करते हैं, नंबर का बहुत वेरिएशन रहता है, 3 साल की वैकेंसी में इसमें टाइम लगता है। वैकेंसी दोनों पोस्ट दोनों बराबर की है, पावर पावर किसी ज्यादा, तहसीलदार के एसआई की, एक्चुअल में जो पावर ज्यादा है मजिस्ट्रियल पावर, वो तहसीलदार के पास ज्यादा होती है, और पावर के एक्सरसाइज कौन कर रहा है, पावर का यूज कौन ज्यादा कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी पावर तहसीलदार की ज्यादा होती है एसआई से, लेवल दोनों का बराबर है, लेकिन जो पोस्ट है ना वो प्रशासनिक पोस्ट है ना, जैसे आरएस और आरपीएस, आरएस और आरपीएस, ठीक है, दोनों का लेवल बराबर है, दोनों लेवल 14 की जॉब है, दोनों लेवल 14 है, ठीक है। और वो पुलिस में है, वो प्रशासन में है, ज्यादा पावर किसके पास है, आरएस के पास है, एसडीएम के पास है, वो सिर्फ पुलिस का संभालता है, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो अल्टीमेटली जिम्मेदारी वो एसडीएम की है, आरएस की पावर, पावर बराबर है। लेकिन अब हाँ, लोग हम देखते हैं रोब किसका ज्यादा होता है ना, तो लोग का ही बस इसके लिए जाता है कि रोब किसका ज्यादा है, एसडीएम तो फुल ड्रेस में निकल गया, उसको कौन जानता है। वो अलग अलग सबका नेचर है, जैसे मैंने मेरे बताया कि मुझे पुलिस में इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं तो आरपीएस को भी लास्ट में पढ़ता था, जाना ही नहीं था पुलिस, सबकी अलग अलग रुचि हो सकती है, ठीक है, रुचि होती है, मुझे तो पुलिस में ही जाना है। जैसे हमारे एक दोस्त, अभी मैंने कहा मेरी कॉपी चेक करो, हमारे साथ में दोस्त, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आरएस नहीं भरा, आरपीएस भरा, जबकि हमें पता कि आरपीएस की पावर थोड़ी सी कम है आरएस से, आरएस ऑर्डर देगा आरपीएस को, आरपीएस को जाकर बैठना पड़ता है, आरएस के पास सैल्यूट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आरएस पावर ज्यादा है, फिर भी अब अलग अलग नेचर, अलग अलग रुचि, उन्होंने आरपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, उन्हें पुलिस बनना था, पुलिस का शौक था, पुलिस में जाना, वर्दी सबका रहता है अलग अलग। तो यहाँ पर मैं एसआई का जो मैंने बताया कि एसआई की जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट किसके है, तहसीलदार के इक्विवेलेंट है। एसआई भी प्रमोशन से एसपी रैंक तक जा सकता है, लास्ट कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, एसपी, जिले का जो एसपी होता है वहां तक पहुंचा जा सकता है वो प्रमोशन के माध्यम से। तो एसआई भी अपना में बड़ी पोस्ट है, और सिर्फ इस एग्जाम से मेन जो मेरिट बनती है उस एग्जाम से बनती है मेरे हिसाब से। ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया।
मेन आप में से कई लोग ऐसे हो, ये मेरी तरफ से जो आरएस का कंप्लीट एनालिसिस जो आपको बताना था वो मैंने बता लिया। कई लोग सिर्फ इसके लिए जानने के लिए आए होंगे भी हाँ किस तरह से। कुछ का मकसद ये भी था जो हम यहाँ पर बेच चला रहे हैं। अब मेरा और आपका जुड़ने का एक बीच में मकसद यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग बेच में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। हमारा भी ये मकसद है भी हाँ बेच में कौन एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं थोड़ा सी बेच की जानकारी देता हूँ जो बेच चल रहा है। ठीक है, हमने एक बेच चला रखा है जिसको हमने जुनून बेच नाम दे रखा है। मैंने 2-3 बार वीडियो में बोला भी था इसका नाम जुनून क्यों रखा है ना, क्योंकि जुनूनी स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं। हमने सुपर 30 का एक एग्जाम करवाया था, तो टॉप कैंडिडेट आए थे उनको चुना था और उस बैच में वो शामिल है। वाकई में बहुत जुनूनी कैंडिडेट, इसलिए इस बैच का नाम भी मैंने यही रख दिया कि जुनून। ठीक है, अभी एक बैच चल रहा है, अगर आप में से जो लोग इसके लिए आए कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो उसमें यहाँ पर बैच में क्या चल रहा है मैं थोड़ी सी बैच जानकारी दे देता हूँ। फिर हमारे साथ यहाँ पर राजेंद्र सर, मदन सर बैठे हैं, कुछ वो भी अपनी बात रखेंगे। इस बैच में देखो हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर आप में से शायद अजमेर से वैसे भी कम लोग हैं, अजमेर से ज़्यादा नहीं है। वैसे अजमेर में तो इतनी यहाँ पर कोई चीज़ें चला नहीं रहे। जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। जो फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें फाउंडेशन में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल है। इंटरव्यू की तैयारी वैसे तो लास्ट में जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तभी होती है, बीच में बस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर, जैसे मैं जब भी जाता हूँ क्लास में, जब भी जाता हूँ मेरा मकसद ये भी रहता है कि हर स्टूडेंट को इस तरह से तैयार करे कि वो इंटरव्यू के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है।